दीपक सिंह, मैं व्यवसायिक शिक्षक महावीर इंटर कॉलेज आपका अपने टॉपिक में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा सेल्फ इंडक्शन है। पेपर 2 में हम चल रहे हैं विद्युत चुंबक में। तो स्वप्रेरण को जानने की कोशिश करेंगे। स्वप्रेरण क्या चीज़ है, और पीछे हम लोगों ने पढ़ा था अभी AC डायनमो, DC डायनमो, जिसका कि एक ग्राफ आता है, अक्सर पूछ सकता है आपका AC का घूर्णन गति वाला ग्राफ बनाइए, और बाद में आगे एक चैप्टर में है AC, तो उसको पढ़ा जाएगा। पहले हम देखते हैं सेल्फ इंडक्शन क्या है। तो ये सीधी सी बात है, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं आप, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न हो ही जाएगा। लोग कहते हैं ना कि तार घसीट लेता है, तो वो सही बात है। चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो आपको घसीट लेगा। तो इस क्षेत्र में प्रबलता धारा की निर्भर करती है। तो धारा के बढ़ने पर, अर्थात मान में अगर परिवर्तन होता है, तो कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान भी बढ़ जाता है और कम होने पर घट जाता है। और इस प्रकार धारा के परिवर्तन के साथ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हो जाता है, और ये बहुत अच्छी घटना है। और इस कुंडली से मुख्य धारा से एक अतिरिक्त प्रेरित धारा भी बहने लगती है। तो विद्युत चुम्बकीय की इस घटना को आप साधारण से परिभाषित कर सकते हैं कि इस घटना को जो है, जिसमें किसी कुंडली में धारा प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से स्वयं उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, स्वप्रेरण कहते हैं। और यहीं आपके लेंस आप भी आ जाते हैं कि लेंज के नियमानुसार प्रेरित धारा सदैव मुख्य धारा के में जो परिवर्तन होगा उसका विरोध करती है। तो ये प्रेरित धारा हो गई आपकी। तो अब इसका स्वप्रेरक गुणांक भी पूछता है, ये क्या है। तो ये चीज़ आसान सी है। आप देखें कि अगर आप पाई समानुपाती n, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन से धारा में परिवर्तन होगा, तो ज़्यादा होगा तो धारा ज़्यादा होगी, करंट ज़्यादा मतलब कम होगा तो करंट कम होगी। तो n कुंडली में n फाई समानुपाते I, और इसको अगर हम नियतांक बनाएंगे तो n फाई बराबर LI। तो L को हम कहेंगे स्वप्रेरकत्व। और इस प्रकार आप दो कुंडली बना के दिखा भी सकते हैं कि देखिए साहब, हमने इसमें कंट्रोल बढ़ाया यहाँ पर, तो ये धारा ऐसे रही, और जब ये कंट्रोल घटाया तो ये प्रेरित धारा घटती हुई, मतलब नीचे बहने लगी, घटती हुई, उल्टा मतलब घटती हुई। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ें और अगर सवाल को देखें तो इसका एक उदाहरण भी ले सकते हैं। आपकी एक जो है कुंडली, चूँकि इस तरह का ये लोहे का बनता है और ये विद्युत रोधी होता है, इसके ऊपर तार लपेट के आप कुंडली का, और बल्ब एक रिहेस्टेट जो आपको हमने अब पढ़ाया भी है कि धारा कंट्रोलर है। तो आप यहाँ बैटरी लगाते हैं और ये कुंडी आप दबाएंगे तो बल्ब झटके से जलता है। तो कभी कभी आप घरों में देखते होंगे कि जो आपने कुंडी दबाई तो बल्ब फ्यूज हो गया। तो ये लोग कहते हैं कि का भैया बल्ब फ्यूज कर डाला, तो ऐसा नहीं होता। ये कुंडी दबाने से इसके अंदर करंट जो है बहुत, देखिए लिखा हुआ है कि पहले मंद मंद जलता है। यदि हम कुंजी को छोड़ते हैं तो परपथ में बल्ब कुछ समय, क्षण भर के लिए बहुत तेज़ी से चमकता है और फिर बुझ जाता है। तो ऐसा इस कारण से होता है कि धारा का मान बहुत कम समय के लिए शून्य पर जाता है, जिससे कि चुंबकीय फ्लक्स के कारण कुछ समय, क्षण भर के लिए एक बहुत ऊंचा विद्युत भाग बल आ जाता है, और बल्ब में एक क्षणिक प्रेरित विद्युत भाग प्रेरित धारा मुख्य धारा के अनुदिश चलने लगती है, जिससे बल्ब चमकता है। और यही कारण है कि बिजली के घर अचानक कभी कभी फ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी, ये सर्किट भी आप बता सकते हैं, बना सकते हैं। स्वप्रेरण का प्रयोग प्रैक्टिकल आप ये है स्वप्रेरण का। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि और क्या है। तो अन्योन प्रेरण, जिस पर कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत भी यही है, अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण क्या होता है कि ये जब आप एक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे या वोल्टेज देंगे तो दूसरे में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा उत्पन्न हो जाती है। मतलब पहले में अगर प्राइमरी में आप 220
और 50 हर्ट्ज साइकिल, जो आपको हमने बताया कि पैडल मारेंगे तो एक पैडल बराबर एक साइकिल, तो ये एसी जो है 50 साइकिल मारती है, तो इसको हम 50 हर्ट्ज कहते हैं। आप बल्ब पर भी लिखा देखेंगे और उस पर भी लिखा हुआ पाएंगे। तो ट्रांसफार्मर में वही है, इसका सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण पर काम करने का है। और ये जब एक पहली कुंडली में धारा प्रवाहित होगी तो दूसरी कुंडली में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। तो पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली, दूसरी को द्वितीयक कुंडली, और पहले वाले में धारा का मान को आई पी और दूसरे में आई एस सेकेंडरी, और वोल्टेज में एन में एन वन एन पी और सेकेंडरी में एन एस। और यही कुंडली जो है आपके ट्रांसफार्मर को कुंडली दो से कम या ज़्यादा होती हैं, तो ये इसी तरह से दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक जो है स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी देख लेते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक में क्या है कि वही फाई समानुपाते आई हो जाता है, मतलब फाई 2 मतलब सेकेंडरी कुंडली में, और I1 आपका प्राइमरी की धारा होती है, तो ये इसके समानुपाते हो जाती है। तो यहाँ पर N2 फाई 2 समानुपाते I, या यहाँ पर हम यम लेते हैं, तो यल लेते थे स्वप्रेरित गुणांक के लिए और यम लेते हैं म्यूचुअल गुणांक के लिए। तो N2 फाई 2 बराबर यम I1, तो प्राइमरी में जो I1 धारा थी उसके कारण ये। तो आते हैं, तो इसको अगर आप देखें तो ट्रांसफार्मर देखिए इस तरह का बना होता है। अगर आप दो तरह के ट्रांसफार्मर हो गए, एक ऊंचाई और एक अपचाई, मतलब स्टेप अप, मतलब प्राइमरी में कुंडली अगर कम है और सेकेंडरी में ज़्यादा है तो ये स्टेप अप हो गया ऊंचाई ट्रांसफार्मर, याद करने के लिए। और यहाँ अगर ज़्यादा है और यहाँ कम है तो स्टेप डाउन हो गया, तो मतलब इसमें कम हो गया। तो आप आराम से इसको बना भी सकते हैं। और ये इंसुलेटिंग जो है प्लेट लगी होती हैं, इसके बीच में विद्युत रोधी पदार्थ लगे होते हैं, आप खोल के देख भी सकते हैं, घर में छोटे छोटे होते हैं जो। तो इस तरह से इसकी रचना होती है। प्राथमिक कुंडली, यहाँ पर एसी आप दे रहे हैं 220 वोल्ट, और यहाँ पर आपको 9 वोल्ट चाहिए, मान लीजिए बैटरी एलिमिनेटर के लिए, तो आपको आपके मोबाइल के लिए, तो इसी से बनता है। तो ये ट्रांसफार्मर का ये जो है प्राइमरी से सेकेंडरी 9 वोल्ट करते हैं। उसके बाद डायोड लगा के, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पढ़ाएंगे, तो डायोड लगा के उसको डीसी बना के और फिर हम जो है मोबाइल को देते हैं। और एक पूछता है आदर्श ट्रांसफार्मर क्या है, तो आदर्श ट्रांसफार्मर व्यवहार, अच्छा इसमें एक सूत्र बढ़िया बनता है कि अब देखिए ईपी मतलब प्राइमरी का विद्युत वाहक बल बराबर माइनस एनपी और फ्लक्स में परिवर्तन की दर। दूसरा में भी वही बनेगा, एनएस, कुंडली बदल जाएगी, एनएस और दर। अगर इनका अनुपात लेंगे काटेंगे तो पहले सेकेंडरी में और प्राइमरी में विद्युत वाहक बल, और सेकेंडरी में कुंडलियों की या चक्रों की संख्या, और प्राइमरी में कुंडलियों की चक्रों की संख्या। और अगर इनमें से तीन चीज़ आपको पता है तो चौथी आपकी निकल आएगी। और इसके हम आगे अगर सूत्र को देखें तो इसमें ये सूत्र बनता है कुंडलियों के साथ और वोल्टेज के साथ भी, VS/VP। और ये जो है ट्रांसफार्मर का नियतांक होता है का, इसका मान 1 से अधिक ही अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए 1 से कम होगा, मतलब ऊंचाई की स्टेप अप के लिए आर का मान 1 से अधिक होगा। स्टेप अप के लिए पूछता है आपसे, स्टेप अप के लिए आर का मान 1 से अधिक होगा, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए 1 से कम होगा। इनका जो अनुपात आएगा तो उसका कोई बीमा तो होगी नहीं, इसलिए। और अगर शक्ति की बात करें तो अगर यहाँ आप देखें तो आई से आप इसको लें तो IP/IS, क्योंकि VP और IP बराबर VS/IS होगा। तो अगर अनुपात लेंगे तो VP मतलब P मतलब प्राइमरी का, और S मतलब सेकेंडरी, I मतलब धारा, और ये वोल्टेज तो सेकेंडरी का वोल्टेज, प्राइमरी का वोल्टेज, सेकेंडरी की कुंडली, प्राइमरी की कुंडली, ये बराबर होती हैं IP/IS के। ये सूत्र में आपको अक्सर R पूछ सकता है,
कि ट्रांसफार्मर का नेता या 2 चीज़ें दे के, कोई 2 चीज़ें दे के आपसे इसको पूछ सकता है, या फिर इसको और इसको 2 को दे के इसको पूछ सकता है। तो ये सवाल हैं। और आदर्श ट्रांसफार्मर बनाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है हानियाँ तो होती हैं। ट्रांसफार्मर में 2 तरह की हानि होती है, एक ईडी करंट लॉस और एक हेरिटेजिस लॉस। तो I²R होता है वो, चूँकि लोहे की क्रूड होती है तो इसके अंदर भंवर धाराएँ भी बनती हैं, तो भंवर धारा लॉस भी होता है इसके अंदर, जिसे हम ईडी करंट कहते हैं। तो कभी कभी ईडी करंट भी या भंवर धारा ही पूछ लेता है, तो ये लॉस होता है। तो और आगे बढ़ें तो ट्रांसफार्मर की उपयोगिता बहुत है कि ये विद्युत शक्ति को दूरस्थ स्थानों पर पहुंचा सकता है, और स्टेप अप कर सकता है, स्टेप डाउन कर सकता है, और इस तरह से मतलब देखिए वाट बराबर वोल्ट गुणे एम्पियर, मतलब ट्रांसफार्मर से हमें फ़ायदे हैं। और भंवर धाराएँ मैंने आपको बताया था कि ये फोको नामक एक वैज्ञानिक था 1875 में। इसने देखा कि जब कोई धातु का टुकड़ा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर होता है और चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करे कि बद्ध चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन हो, तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएँ उत्पन्न हो जाती हैं। और ये प्रेरित धाराएँ मतलब एक तरह से फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती हैं। तो ये जब विरोध करती हैं तो ये धाराएँ जो है गोल गोल हो जाती हैं, तो ये पानी में भी उत्पन्न होती हैं, तो इन्हीं को हम भंवर धाराएँ कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पर इसका उपयोग भी है। जो रेलवे में आप विद्युत से रेलवे गाड़ी चलती हैं तो उसके पहियों की धुरी के साथ एक ड्रम लगा रहता है, जो कि पहियों को घुमाता है, और जब ब्रेक लगाने होते हैं तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं। तो ड्रम में क्या होता है, भंवर धाराएँ उत्पन्न हो जाती हैं और ड्रम पहियों को रोक देता है। तो ये जहाँ रेलगाड़ियाँ विद्युत से चलती हैं वहाँ इसके लिए उपयोग होता है। तो एक वीडियो और बनेगा इसका, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा छात्रों, और फिर उसके बाद हम लोग एसी धारा को पढ़ लेंगे। तो ये पेपर 2 लगभग हमारा फिनिश हो जाएगा, और हमारा टारगेट भी था कि अगस्त में हम लोग पेपर 2 को ईज़िली फिनिश करेंगे, धीरे धीरे लेके। कोई कमेंट्स हो, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। और तो क्योंकि थोड़ा वीडियो मेरा बड़ा हो जाता है 5-10 मिनट का, तो इसलिए मैं इसको छोटा नहीं कर पा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि ट्रांसफार्मर वैसे आपको पूछेगा सवाल वही कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है, देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ मैंने दिखाई नहीं, ट्रांसफार्मर सीधे सीधे बता के निकाल दें। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति जिसमें एसी धारा के विभव को अधिक या कम किया जा सकता है, तो इसे ट्रांसफार्मर का यही सिद्धांत है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, वही स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों, और चैप्टर का नाम भी ट्रांसफार्मर रहेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन निश्चित आने हैं आपके। मेनी मेनी थैंक्स अगेन।